हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी के इतिहास के बुक का चैप्टर 6 किसान और काश्तकार के प्रश्नोत्तर को जानेंगे। ये प्रश्न 3, 4 और 5 नंबर के होंगे जो आपके टर्म 2 में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के निम्नलिखित मुख्य कारण थे। सबसे पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। 1750 में इंग्लैंड की कुल जनसंख्या 70 लाख थी, जो 1850 में बढ़कर 2.1 करोड़ और 1900 में 3 करोड़ तक जा पहुंची। आबादी बढ़ने के कारण ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी। इसी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अधिक उत्पादन के लिए बाड़ाबंदी आंदोलन का होना जरूरी हो गया। दूसरा पॉइंट है अनाज की बढ़ती मांग। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बाड़ाबंदी का उद्देश्य अनाज उत्पादन बढ़ाना हो गया, क्योंकि 18वीं शताब्दी के मध्य से इंग्लैंड की आबादी तेजी से बढ़ी। 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ने से अधिक अनाज की जरूरत पड़ने लगी। इस तरह जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे खाद्य अन्यों की मांग बढ़ने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि नई नई ज़मीनों पर खेती की जाने लगी। भूस्वामियों ने जगह जगह बिखरे अपने खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली ज़मीन और चरागाहों को काट छाट कर बड़े बड़े खेतों में परिवर्तित कर दिया और बाड़ाबंदी शुरू कर दी, यानी घेराबंदी शुरू हो गई। अब तीसरा पॉइंट है औद्योगिकरण। जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हुआ तो इस औद्योगिकरण से कारण बहुत सारे लोग रहने और काम करने के लिए गांवों से शहरों का रुख करने लगे, जिससे शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी। शहरवासी अनाज की प्राप्ति के लिए बाजार पर निर्भर रहने लगे। खाद्यान्न की मांग के अनुसार उसकी कीमतों में वृद्धि होने लगी, जिसके कारण बड़े बड़े किसानों को बाड़ाबंदी कर खेती करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। चौथा पॉइंट है ऊन की बढ़ती मांग। विश्व बाजार में ऊन का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा, जिससे संपन्न किसान अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ऊन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्हें भेड़ों की अच्छी नस्ल और बेहतर चरागाहों की आवश्यकता हुई और उन्होंने साझा ज़मीन को काट छाँट कर बाड़ाबंदी शुरू कर दी, ताकि एक की साझा ज़मीन दूसरे से अलग हो जाए। अब पांचवा पॉइंट है युद्ध। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध के कारण खाद्यान्नों का आयात और निर्यात में बाधा पैदा हो गई, जिसके कारण इंग्लैंड में अनाज की कीमतें आसमान छूने लगीं। ऐसी हालत में बाड़ाबंदी के माध्यम से अधिक अनाज का उत्पादन आवश्यक हो गया। इन्हीं सब कारणों से इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में गरीब किसान थ्रेसिंग मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, मशीनी युग के आरंभ होने से पहले साझी जमीन गांव वालों के लिए वरदान थी। गरीब लोगों को इससे बहुत सारे लाभ हुआ करते थे। खेती के बाद अनाज निकालने का काम मजदूर करते थे। इसमें अधिक समय लगता था और खेतिहर मजदूर को वेतन भी अधिक हो जाता था। परंतु मशीनी युग में अनाज निकालने के लिए बाजार में मशीन आ गई। यह मशीनें जमींदारों के लिए वरदान साबित हुई। जमींदार मजदूरों की संख्या कम करके अधिक मुनाफा कमाने लगे। जमींदार थ्रेसिंग मशीन का प्रयोग करने लगे, जिसके कारण अब ये लोग पूरे साल मजदूर रखने के बजाय फसल की कटाई के समय ही मजदूर रखने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर बेरोजगार हो गए और उनके लिए रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई। इसलिए गरीब किसानों के मन में असंतोष फैल गया और उन्होंने थ्रेसिंग मशीन का विरोध करना शुरू कर दिया। अब अगला प्रश्न को देखते हैं,
कैप्टन स्विंग कौन था? यह नाम किस बात का प्रतीक था और वह किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? कैप्टन स्विंग एक काल्पनिक नाम था। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। कैप्टन स्विंग एक मिथकीय व्यक्ति था। यह नाम आतंकवाद का प्रतीक बन गया। इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 1830 ईस्वी के दशक में जो दंगे हुए उसमें उपद्रव के पीछे कैप्टन स्विंग का नाम लिखा होता था। इसके नाम पर अनाज निकालने वाली मशीनों का प्रयोग करने वाले जमींदारों को धमकी भरे पत्र भेजे जाते थे। उन्हें अपनी मशीन तोड़ देने अथवा घातक परिणाम भुगतने के लिए कहा जाता था। बहुत से जमींदार ने स्विंग के अनुयायियों द्वारा हमले के भय से अपनी मशीनें तोड़ दी। वह प्रतीकात्मक नाम मेहनतकशों का प्रतिनिधित्व करता था जिनकी रोजी रोटी उस मशीन के कारण छिन गई थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि कैप्टन मजदूरों के हितों का प्रतीक था और गरीब एवं मेहनत करने वाले मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न, अमेरिका पर नए आप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना के बाद सफेद अमेरिकियों ने पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिका पर इन नए आप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार से निम्न प्रभाव पड़े। इसमें सबसे पहला है, मूल निवासियों के स्थान पर अब नए प्रवासी रहने लगे। ये प्रवासी अपलेशियन पठार में बस चुके थे और 1820 से 1850 के दौरान उन्होंने मिसिसिपी की घाटी में भी अपने पैर जमा लिए थे। दूसरा पॉइंट, उन्होंने जंगलों को काटना शुरू कर दिया और इन्हें जलाकर खेती लायक जमीन बनाने लगे। तीसरा पॉइंट, कई लोगों ने इन जंगलों को साफ करके ठूंठ उखाड़कर अपने घर भी बना लिए। ठूंठ यानी घास के साथ जो जड़ के साथ उखाड़ते हैं उसे ठूंठ बोलते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, इसके बाद उन्होंने बाकी जंगलों को साफ करके बाड़े लगा दिए। पांचवा पॉइंट, बाड़ा लगाने के बाद इस जमीन पर मक्का और गेहूं की खेती करने शुरू कर दिए। छठा पॉइंट, अपने शुरुआती वर्षों में किसानों ने इस उपजाऊ जमीन पर अच्छी फसलें पैदा की। सातवां पॉइंट, लेकिन जब जमीन की पैदावार घट जाती थी तो ये लोग बेहतर पैदावार वाली जमीन की तलाश में नई जगहों पर चले जाते। आठवां पॉइंट, धीरे धीरे इनके कारण यही पूरा क्षेत्र अमेरिका का प्रमुख गेहूं का बड़ा उत्पादन क्षेत्र बन गया और उन्होंने इस विशाल मैदान को अमेरिका की रोटी की टोकरी में बदल दिया। अगला प्रश्न, 18वीं सदी में इंग्लैंड का एक संपन्न किसान खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखता था? संक्षेप में व्याख्या करें। 18वीं सदी में इंग्लैंड के खुले खेत की व्यवस्था को एक संपन्न किसान की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि जब ऊन के दाम विश्व बाजार में बढ़ने लगे तो संपन्न किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ऊन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए उन्हें भेड़ों की नस्ल सुधारने और अच्छे चरागाहों की आवश्यकता पड़ी। इसका नतीजा ये हुआ कि साझा जमीन या खुले खेत को काट छाँट कर घेरना शुरू कर दिया ताकि एक की संपत्ति दूसरे से अलग हो जाए। खुले खेत या साझा जमीन पर रहने वाले ग्रामीण को उन्होंने बाहर निकाल दिया और बाड़ाबंदी शुरू कर दी और खेतों में उनका प्रवेश भी निषेध कर दिया गया, यानी खेतों में उनका जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई। अब अगला प्रश्न, 18वीं सदी में इंग्लैंड का एक मजदूर खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखता है? संक्षेप में बताएं। 18वीं सदी में इंग्लैंड के खुले खेत की व्यवस्था को एक मजदूर की दृष्टि से देखें तो एक मजदूर जो खुले खेत से अपने खाने के लिए कंदमूल और फल फूल लाते थे
जलावन के लिए लकड़ियाँ उसी खेत से लाते थे और नदी तालाब से मछलियाँ और पानी का इस्तेमाल करते थे। जंगलों में खरगोश आदि का शिकार भी करते थे। बाड़ाबंदी से भू स्वामियों की तिजोरियां भरने लगी। बाड़ाबंदी करने से बाड़े के भीतर की सारी ज़मीनें भूस्वामी की निजी संपत्ति बन जाती थी और हर चीज़ पर जमींदार का कब्जा हो गया था और बाड़े के अंदर मजदूरों का जाना भी वर्जित हो गया, जिसके कारण मजदूरों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 18वीं सदी में इंग्लैंड की एक खेतिहर स्त्री खुले खेत या कॉमन खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखती थी? संक्षेप में लिखें। 18वीं सदी में इंग्लैंड की एक खेतिहर स्त्री की दृष्टि से खुले खेत की व्यवस्था को देखें तो खुले खेत स्त्रियों के मिलने जुलने और बातचीत करने का मौका मिलता था। वे अपने परिवार के लिए ऐसी साझा ज़मीन से फल फूल और पत्ते इकट्ठा करती थीं, पशुओं के लिए चारा लाती थीं तथा चूल्हे जलाने के लिए ईंधन यानी लकड़ियाँ भी चुनकर लाती थीं। परंतु बाड़ाबंदियों के बंदिशों से ये सभी काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अगला प्रश्न, अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फायदे नुकसान क्या क्या थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा, अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फायदे निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट, 1831 ईस्वी में साइरस मैककॉर्मिक ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो एक दिन में 16 आदमियों के द्वारा किए गए काम के बराबर काम कर देता था। दूसरा पॉइंट, अमेरिका में ज़्यादातर किसान फसलों को कटाई के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर्स का उपयोग करने लगे। इन मशीनों की सहायता से 500 एकड़ खेत में खड़ी फसलों को केवल 2 सप्ताह में ही काटी जा सकती थी। तीसरा पॉइंट, विशाल खेतों के अमीर किसान मालिकों के लिए यह मशीन बहुत महत्वपूर्ण थी। इन मशीनों के इस्तेमाल से जमीन के विशाल टुकड़ों पर फसल काटने, ठूंठ निकालने का काम आसानी से होता था। चौथा पॉइंट, ये किसान घास साफ करने और ज़मीन को फिर से खेती करने के लिए तैयार करने का काम बहुत आसानी से करते थे। यह काम इन मशीनों से बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता था। पांचवा पॉइंट, बिजली से चलने वाली इन मशीनों की उपयोगिता का एक लाभ यह भी था कि इसके उपयोग से मानव श्रम की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती थी, यानी मजदूरी की ज़रूरत बहुत कम। अब प्रश्न के दूसरे भाग को देखते हैं। अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के नुकसान निम्नलिखित थे। इसका पहला पॉइंट, बिजली से चलने वाली मशीनों के कारण मजदूरों की ज़रूरत कम हो गई थी, जिससे बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए थे। दूसरा पॉइंट, यह मजदूर बेरोजगारी के कारण दूसरे काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। इस काल में रोजगार भी बहुत मुश्किल से मिल पाता था। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे गरीब किसानों ने मशीन को ऋण पर खरीद लिया था, लेकिन इस ऋण को चुकाना मुश्किल हो गया था। ऋण जमा न करने की स्थिति में बहुत से किसानों की अपनी ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ा। ऋण यानी लोन पर किसान मशीन खरीद लिया करते थे। चौथा पॉइंट, इन आधुनिक मशीनों के कारण विशाल मैदानों की जुताई की गई, जिससे प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होने लगा और 1930 के दशक में रेतीले तूफान आने शुरू हो गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि जहां इन मशीनों के कई लाभ थे, वहीं बहुत सारे नुकसान भी थे। अगला प्रश्न, अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? यानी अमेरिका में गेहूं के पैदावार से जो बढ़ोतरी हुई और उसके बाद पर्यावरण में क्या क्या संकट हुए, उससे हमें क्या सबक लेना चाहिए? चलिए इसके उत्तर को देखते हैं।
जब अमेरिका के विशाल मैदानों में गेहूं की सघन खेती की जाने लगी और प्राकृतिक वनस्पति का अभाव होने लगा तो दक्षिण के मैदानों में रेतीले तूफान आने शुरू हो गए। रेत के ये तूफान शहरों और खेतों के चारों ओर से घेर लेते थे। गेहूं के उत्पादन में क्रांति लाने वाले ट्रैक्टर और मशीनें अब रेत के ढेर में फंसकर बेकार हो गए थे। ये मशीनें इस हद तक खराब हो गई थीं कि इनकी मरम्मत भी नहीं हो सकती थी। रोटी की टोकरी कहलाने वाला यह मैदान रेत की एक विशाल टोकरी में बदल गया। वहां पर एक भी घास नहीं थी। तूफानों के कारण 1930 के दशक के आरंभिक वर्षों में भयानक सूखा पड़ा। वर्षा न होने के कारण तापमान बढ़ता चला गया। रेत के ये सामान्य तूफान काले भयानक तूफानों का रूप इसलिए लेने लगे क्योंकि ज़मीन की एक विशाल हिस्से पर लगातार खेती करने के कारण ज़मीन की ऊपरी परत लगभग टूट गई थी, यानी बेकार हो गई थी। रेतीले तूफान इसे असंतुलन से पैदा हुए थे। प्रवासी समझते थे कि गेहूं की ज़्यादा से ज़्यादा खेती करके वे मालामाल हो जाएंगे, किंतु बाद में उन्हें भी यह बात समझ में आ गई कि पर्यावरण का संतुलन का सम्मान करना कितना ज़रूरी है, और उन्होंने दूसरे को भी समझाना शुरू कर दिया कि खेती तो करना चाहिए लेकिन संतुलन में रहकर। अब अगला प्रश्न, अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे थे? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं कि भारत में अफीम के उत्पादन का इतिहास चीन और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यापार से गहरे तौर पर जुड़ा है। ऐसे कई कारण हैं जिससे अंग्रेज भारतीय किसानों पर अफीम की खेती करने के लिए दबाव डाल रहे थे। जैसे इंग्लैंड के लोगों का चाय लोकप्रिय पेय था और चीन के लोगों को अफीम पसंद था। चीन से इंग्लैंड चाय भेजी जाती थी और बदले में चीन को निर्यात करने के लिए कुछ भी नहीं था। अंग्रेज चाय का बदले चांदी के सिक्के, जिसे बुलियन कहा जाता था, देते थे, जिससे इंग्लैंड के सोने चांदी के भंडार समाप्त हो रहे थे। वे चाय के बदले चीन के कोई ऐसी चीज़ भेजकर अपनी व्यापार को बनाए रखना चाहते थे और यह वस्तु अफीम के रूप में सामने आई। चीन में अफीम के उत्पादन तथा बिक्री पर रोक लगा हुआ था। अंग्रेज चीन में अफीम का अवैध व्यापार करना चाहते थे। भारत में बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित हो जाने के बाद अंग्रेजी सरकार ने वहां के किसानों को अफीम उगाने के लिए विवश किया। इसके लिए वे किसानों को पहले ही ऋण दे दिया करते थे, जिसके कारण किसान अफीम की खेती करने के लिए मजबूर हो जाते थे। अब अगला प्रश्न, भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा, भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति उदासीन थे। इसके निम्नलिखित कारण ये हैं। सबसे पहला, किसानों को अफीम की खेती अपने सबसे उपजाऊ ज़मीन पर करनी पड़ती थी, खासकर ऐसी ज़मीन पर जो गांव के समीप लगती थी। ऐसी ज़मीन पर किसान दाल उगाया करते थे। अच्छी और उपजाऊ ज़मीन पर अफीम उगाने का मतलब था दाल की पैदावार से हाथ धो बैठना। इसका दूसरा पॉइंट, बहुत से किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं थी। अफीम की खेती करने के लिए ऐसे किसानों को बड़े भूस्वामियों को लगान देना पड़ता था। वे इन भूस्वामियों से बटाई पर ज़मीन लेकर अफीम की खेती करते थे। तीसरा पॉइंट, अफीम की खेती करना बहुत मुश्किल काम था। इसके नाजुक पौधों को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चौथा पॉइंट, किसान अपने खेतों में अफीम बोने के बाद दूसरे फसलों की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे, जिससे फसल कम होता था। पांचवा पॉइंट, अफीम बोने के बदले सरकार किसानों को बहुत कम पैसे देती थी। किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना बहुत घाटे का सौदा था।
इसलिए भारतीय किसान अफीम की खेती नहीं करना चाहते थे और इस खेती के प्रति उदासीन थे। अब अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के प्रश्न उत्तर को जानेंगे। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।